निशांत के नाम पर नीतीश कुमार अब शुरू किए नई राजनीति। खरमास बाद करेंगे बहुत बड़ा खेल। बिहार में बनाएंगे अपनी जदयू को सबसे बड़ी पार्टी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस के चौधरी। आखिर बिहार के राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार अपने ही पुत्र निशांत कुमार के नाम से अब नई राजनीति प्रारंभ कर दिए हैं। नई राजनीति के क्रम में दोस्तों मैंने भी बताया था, और इन दिनों सोशल मीडिया के साथ साथ अन्य तमाम बड़े बड़े मीडिया के द्वारा ये खबर चलाई जा रही है कि निशांत कुमार का पदार्पण बिहार की राजनीति में होने वाला है। और संजय झा के द्वारा निशांत के सामने ही मीडिया के सामने बयान देकर बिहार की सियासत में हलचल मचा दी गई थी। लेकिन इसके पीछे का रहस्य जानिए। निशांत कुमार के नाम पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अब एक नई राजनीति की पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके आधार पर वो अपने जदयू को बिहार की नंबर 1 पार्टी का दर्जा दिलाने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत खरमास बाद शुभ मुहूर्त में की जाएगी। दोस्तों आइए इस पर चर्चा करते हैं कि ये कौन सा ऐसा पॉलिटिक्स है जिसकी शुरुआत नीतीश कुमार अपने बेटे के नाम पर करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आपको मालूम होगा कि निशांत कुमार का पदार्पण बिहार की राजनीति में होने जा रहा है। यह खबर सुर्खियों में है और संजय झा के द्वारा लगातार ही बयान दिया गया। उस समय से यह खबर आ रही है कि निशांत कुमार बिहार की राजनीति में प्रवेश करने जा रहे हैं और वो बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे, जहां पर आरजेडी का कार्यकर्ताओं की ओर से यह पहले से नसीहत दी जा रही थी कि निशांत को राजनीति में लानी चाहिए। निशांत कुमार को जदयू के ही कुछ बड़े लीडर राजनीति में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। वहीं पर जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के द्वारा बयान दे दिए जाने के बाद निशांत कुमार के बारे में यह खबर चलनी शुरू हो गई कि बहुत ही जल्द निशांत अब जदयू की कमान संभालेंगे। लेकिन यहाँ पर आइए दोस्तों, नीतीश कुमार की ओर से एक बड़ा गेम खेला जा रहा है। निशांत कुमार के नाम पर यही खबर चल रही है कि निशांत कुमार बिहार की राजनीति में प्रवेश करते ही बिहार का सत्ता संभालेंगे। लेकिन यहाँ पर जरा गौर करने की बात है। एक बार फिर से नीतीश कुमार चुनाव के दरमियान जो राजनीतिक खेल खेले थे वही खेल खेलने जा रहे हैं। चुनाव के दरमियान आपने देखा होगा दोस्तों कि नीतीश कुमार को भाजपा के द्वारा मुख्यमंत्री पद का फेस घोषित नहीं किया गया था। तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के स्तर से सिर्फ यही कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री इस बार बनेंगे ही नहीं। लेकिन अंदर खाने जदयू और भाजपा की अंडरस्टैंडिंग इतनी मजबूत थी कि इसकी भनक भी किसी को नहीं लग पाई। दोस्तों इसके क्रम में लोग यही कह रहे थे कि जदयू और भाजपा के बीच अंदर खाने काफ़ी खींचतान है। ये भी खबर चल रही थी कि जदयू के कार्यकर्ता और समर्थक भाजपा को वोट नहीं दे रहे, तो भाजपा के कार्यकर्ता और समर्थक जदयू को वोट नहीं दे रहे। वहीं पर आप देखेंगे नीतीश कुमार के कई ऐसे समर्थक थे जो मीडिया पर आकर बयान दिया करते थे। वो आम जनता ही थे, सक्रिय कार्यकर्ता ही थे, लेकिन नीतीश कुमार के लिए एक अच्छी राजनीति कर रहे थे। मीडिया के सामने आकर जोरदार तरीकों से वो कहते नजर आ रहे थे कि हम सभी ने खेल कर दिया, हम सभी ने खेल कर दिया, हम सभी ने खेल कर दिया। पूछा जाता था कि कैसा खेल कर दिया, तो जो खेल खेलना था वो मैंने कर दिया, खेल खेल दिया। यानी कहने का उनका अर्थ ये था कि उन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया। यानी जिस क्षेत्र में भाजपा के उम्मीदवार थे वहां जदयू के समर्थक थे, तो उन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया था। उनका कहना ये था, लेकिन हकीकत ये नहीं थी। हकीकत ये थी कि अंडरस्टैंडिंग बनी हुई थी। जदयू वाले बीजेपी को और बीजेपी वाले जदयू को निश्चित रूप से वोटिंग कर रहे थे, लेकिन आरजेडी के समर्थकों को बलगराने की कोशिश की जा रही थी। आरजेडी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं के बीच यह संदेश पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी कि मैंने खेल कर दिया है। यानी नीतीश कुमार के समर्थक का कहना था कि मैंने बीजेपी को वोटिंग नहीं किया है, आरजेडी को किया है, इसलिए आरजेडी कार्यकर्ता और समर्थक जदयू को वोटिंग कर दे जहां पर आरजेडी के उम्मीदवार नहीं हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आखिर समीक्षात्मक बैठक तो हुई है, कुछ खुलकर नहीं आ पाया है, लेकिन जो चुनाव परिणाम बताता है उसके आधार पर तो स्पष्ट हो रहा है कि 202 सीटों के साथ जो एनडीए पूर्ण बहुमत में लौटी, इसका मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार के समर्थकों के द्वारा किया गया यह राजनीति जरूर कामयाब साबित हुआ है।
हो सकता है वैसे समर्थक जो आरजेडी के समर्थक थे और वो जदयू के उस समर्थकों की बात सुन लिए होंगे, वो इस बात को भांप लिए होंगे और समझ गए होंगे कि जदयू के समर्थकों ने आखिर बीजेपी के समर्थकों को वोट नहीं किया है, तो वैसे भी आरजेडी कार्यकर्ता जो जहां पर आरजेडी के उम्मीदवार खड़े नहीं थे वहां पर जदयू को वोटिंग कर दिया गया होगा। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक वही प्रक्रिया इस बार अपनाने जा रहे हैं नीतीश कुमार। निशांत कुमार को आगे खड़ा किया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि अब निशांत बिहार की सत्ता संभालेंगे। यानी यहाँ पर खेल किया जा रहा है वन टाइमर विधायकों का। वन टाइमर विधायक जो पहली बार विधायक बने हैं उसे अपने खेमे में लाने के लिए नीतीश कुमार के द्वारा यह नई पहल की जा रही है। दोस्तों, इसके तहत उन सभी को लग रहा है कि निशांत कुमार के राजनीति में प्रवेश करने से निशांत मुख्यमंत्री बनेंगे और उसके बाद बीजेपी से नीतीश कुमार नाता तोड़ लेंगे। जहां आपने देखा होगा कि ओवैसी के द्वारा कहा गया था कि नीतीश कुमार का समर्थन करने को हम तैयार हैं, बशर्ते वो सीमांचल का विकास कर दे। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है दोस्तों कि उनके उस बयान के तुरंत बाद ही आखिर 8 दिसंबर को एआईएमआईएम के पांचों के 5 विधायक नीतीश कुमार के आवास पर जाकर मिल बैठे। उसी समय से यह खबर चल रही है कि उनके ओवैसी के 5 विधायक नीतीश कुमार से संपर्क स्थापित कर रहे हैं, यानी वो जदयू में आएंगे। यह स्पष्ट है कि उनकी भी आशा है, क्योंकि उनके जो भी विधायक जीते हैं इस बार उसमें से 4 विधायक वन टाइमर है। एक ही विधायक पूर्व जो एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान है, दूसरी बार विधायक है, परंतु 4 विधायक वन टाइमर है। दोस्तों, वन टाइमर विधायक में और भी विधायक है, जैसे आप देखेंगे तो आईपी गुप्ता है, महागठबंधन समर्थक। यहाँ पर आईपी गुप्ता के बयान भी लगातार आते रहते हैं। आईपी गुप्ता कहते हैं कि हम सहरसा को नंबर 1 सिटी बनाएंगे, सहरसा का विकास करेंगे। ऐसे में जरा गौर कीजिए कि विपक्ष में रहने वाले तमाम विधायक अपने क्षेत्र का किस कदर विकास कर सकते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। आखिर उनके पास कितना सारा फंड हो सकता। सत्ता पक्ष अगर हो तब तो कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री के विशेष कृपा से उसका विकास किया जा सकता, लेकिन विपक्ष में रहकर आखिर एक सीमित दायरे तक ही किसी क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे लगातार आईपी गुप्ता की ओर से अपने सहरसा को मॉडल सिटी बनाने की बातें की जाती है। आखिर क्यों की जाती है? उसके बाद जितने भी वन टाइमर विधायक हैं वो अपने क्षेत्र में विकास करने की पूरी तरह जोरदार तरीकों से बातें करते हैं और उनकी बातें करने की मजबूरी भी होती है कि वन टाइमर विधायक यानी फर्स्ट टाइमर विधायक जो होते हैं उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी कि अगर मैं अपने क्षेत्र का विकास नहीं किया तो अगली बार मुझे मौका मिलेगा फिर नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। इसके लिए वो सोचते हैं कि चाहे जैसे भी हो, मैंने जिस क्षेत्र से चुनाव जीता है वहाँ धुआंधार विकास होना चाहिए। इसलिए फर्स्ट टाइमर विधायकों की मंशा होती है कि हम सत्ता पक्ष के साथ चले। और एआईएमआईएम की बातों को देखेंगे, पिछली बार भी वर्ष 2022 में एआईएमआईएम के 4 विधायक आरजेडी में चले गए थे। लेकिन जरा गौर कीजिएगा 2022 में आखिर आरजेडी में क्यों गए थे, तो इसका कारण ये था कि तेजस्वी प्रसाद यादव और जदयू मिलकर सरकार बनाई थी, यानी दोनों एक साथ हो गए थे, जिसके कारण एआईएमआईएम के विधायक सत्ता पक्ष की ओर खिसक गए थे। और ठीक वही नज़ारा देखने को मिल रहा है। अभी एआईएमआईएम यानी ओवैसी के विधायक सत्ता पक्ष के तरफ खींचते जा रहे हैं। इसका कारण है कि वो विकास चाहते हैं और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि हर हाल में जदयू खरमास बाद एआईएमआईएम के विधायकों को अपने पाले में लेने में कामयाब हो जाएगी। आईपी गुप्ता को भी अपने पाले में ले लिया जाएगा, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आईपी गुप्ता के लगातार बयानों से स्पष्ट हो रहा है। लगातार मॉडल सिटी बनाने यानी विकास की बातें करने का अर्थ ही होता है कि वो मंत्री बनना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों बसपा के एक विधायक हैं
अभी तक जो बसपा के विधायक आजम खान थे पिछली बार, वो भी नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, जदयू में चले गए। इस बार भी बसपा के एक विधायक हैं, तो वो भी जदयू में जाने की संभावना दिख रहा है। तो इस कदर देख लेंगे दोस्तों, अन्य विपक्ष के जो भी विधायक हैं, उनकी पहली मजबूरी की फर्स्ट टाइमर वो विधायक हैं और उन्हें अपने क्षेत्र का विकास करना मजबूरी है, इसलिए भी वो सत्ता पक्ष की ओर जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ आप गौर करेंगे तो अभी तक निशांत कुमार की बातों को छेड़कर उन सभी के बीच यह विश्वास पैदा किया जा रहा है कि विपक्ष के साथ हम सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार यही चाल चल रहे हैं कि हम विपक्ष के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे और भाजपा से नाता तोड़ लेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं कह देना चाहूँगा कि बीजेपी और जदयू के बीच अंडरस्टैंडिंग इस कदर होती है कि अगर बीच में अगर मनमुटाव है तो अंत तक जाकर आपसी सुलह भी हो जाती है। लेकिन महागठबंधन में आप देखेंगे तो मनमुटाव आखिर परिणाम में बदल जाता है, वह अंत तक समाप्त नहीं होता है। ये कमी है महागठबंधन की, लेकिन विशेषता है एनडीए की कि चुनाव के दरमियान जब चिराग पासवान रूठे थे तो उन्हें भी मना लिया गया था, उपेंद्र कुशवाहा रूठे थे तो उन्हें भी मना लिया गया था, जीतन राम मांझी रूठे थे तो उन्हें भी मना लिया गया था। तो इस तरह से एनडीए में यह खूबी है जिसके कारण अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, लेकिन महागठबंधन में अंडरस्टैंडिंग की कमी पाई जाती है, जिसका नतीजा है कि परिणाम बदल जाता है। और इस बार हार के कारणों का एक बड़ा कारण अंडरस्टैंडिंग की कमी महागठबंधन के घटक दलों के बीच भी रहा है। इस कदर दोस्तों, तमाम बातों पर विश्लेषण करने के उपरांत यह स्पष्ट हो रहा है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार अपने बेटे को आगे कर अपनी पार्टी को बिहार की नंबर 1 पार्टी का दर्जा दिलाने में कामयाबी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और जो खबर आ रही है, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ और विश्लेषक कहते हैं कि शुभ कार्य शुभ मुहूर्त खरमास बाद ही शुरू होगा और खरमास बाद इसकी शुरुआत होने के बाद मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा। तो यह है आज की खबर। आप सभी इस पर क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।